दोस्तों आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मुद्रा और बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग। ये जो चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर, इसमें जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। प्रॉपर्ली आपको समझाते हुए चलेंगे। और हाँ, मेरे क्लास का मतलब ही यही होता है कि हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए चले और आपको याद करवाते हुए चले। मतलब आप अगर इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, आप ये श्योर रखिए कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्वियसली 6-7 मार्क्स का और उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहता है। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट आप 10 मार्क्स मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। और बहुत सारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की संख्या कम होती है तो उस समय बहुत कम ही रहती है, ये मानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मुद्रा और बैंकिंग जो है, मनी एंड बैंकिंग, इस चैप्टर ये जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर बात करें जो लोग एसपीपीडी फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग, आज यहाँ पे हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मुद्रा, उसके बाद व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन, केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, और उसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम यानी भारतीय बैंक प्रणाली। ये 4 चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस है, सब हम देखना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग भी अगर तैयारी नहीं की है ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो आप एक काम कर सकते हैं, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए पेपर आती है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर तैयारी अच्छी नहीं है तब आप वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छे से तैयारी करवाए हुए हैं। और आप कम समय में, मतलब 20 से 25 दिन में अगर आपके पास टाइम है तो आप इजीली आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अपने पूरे इकोनॉमिक्स को। आराम से, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अभी यहाँ पे यूट्यूब पे उतना हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करवा दें तो हम और भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करवाते हैं। और 499 फीस है, मतलब 500 रुपये से कम। ऑब्वियसली 1 रुपया ही आखिर कम है, तो कम तो हुआ। तो उतना में आप अगर 100 मार्क्स अगर लाते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली करिए, एक बेस्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है एजुकेशन बाबा ऐप पे। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो आप पहले सुनते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, अभी ना आपके पास पैसा है, मुद्रा है, आपके पास 10 रुपया का नोट है, 1000 का नोट तो बंद हो गया, 2000 का नोट है, 500 रुपया का नोट है। आप जाते हैं मार्केट, सामान खरीदते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन पहले क्या ऐसा हुआ करता था? नहीं दोस्तों, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब आप एक सामान लेके जाइए, दूसरे व्यक्ति को वो सामान दीजिए और दूसरा व्यक्ति आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सामान दे देगा। मतलब सामान का आपस में एक्सचेंज होता था। जैसे आप किसी को गेहूं दिया और वो आपको चावल दिया, ऐसे होता था। तो वो कहलाती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। और उसकी क्या क्या शर्तें हैं, तो देखिए, सबसे पहले आवश्यकताओं का सीमित होना, मतलब लिमिटेड नीड्स होती है तभी जाके, क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपके पास अगर गेहूं है और आपके पास अगर दाल चाहिए होगा तो आप जाएंगे मार्केट, बदल लेंगे। मतलब और किसी लोगों के पास जाएंगे, वो आपसे, उससे आप बदल लेंगे। आपके पास एक लिमिटेड नीड्स होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड नीड्स हो। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों का डिमांड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास जो चीज़ एक्सचेंज करोगे जैसे गेहूँ, तो आपके पास एक लिमिटेड मात्रा में होगी, तो आप लिमिटेड सामान ही उससे खरीद पाओगे। उसके बाद सीमित विनिमय क्षेत्र यानी लिमिटेड एक्सचेंज एरिया। हाँ, ये भी नहीं है कि पहले आज की तरह इतना बड़ा बड़ा मार्केट था और वहाँ पे लोग जाते थे, बिल्कुल नहीं था। बहुत ही छोटा छोटा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं समूह था जहाँ पे लोग जाते थे, बेचते थे सामान, ऐसा हुआ करता था, बहुत पहले की बात है। उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, मतलब जब इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी होगा उस समय ये सारे सिस्टम होती थी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। समझते हुए चलिए, क्योंकि याद हो जाएगी उससे। और फास्ट की मतलब जल्दी के चक्कर में ये नहीं कि आंसर याद ही नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या ही देखना। तो यहाँ पे सेकंड नाउ क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली से निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या लाभ हो सकते हैं,
चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम? तो देखिए सबसे पहला तो एक सरल प्रणाली है, ये तो ऑब्वियसली मानते हैं ना कि एक वस्तु लेके गए दूसरे को बदले और उससे जो वस्तु हमें जरूरत है वो खरीद के ले आए, मतलब टेंशन ही नहीं है कोई चीज़ का, ये पैसा संभालना ये वो, बस सीधा सामान लेके जाओ, जो सामान की जरूरत है वो सामान उसे ले आओ। बहुत ही सिंपल सिस्टम था। उसके बाद मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, मतलब आपसी सहयोग में वृद्धि होती थी कि भाई देखो हमारे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, हमको चावल की ज़रूरत है, तुम मेरा गेहूं ले लो, चावल दे दो। आपसी सहयोग भी होता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद आर्थिक असमानताएं नहीं था, मतलब ये नहीं था कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब अमीर हो गया, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, या फिर एक जगह बहुत ज़्यादा विकसित हो गया और एक पिछड़ा रह गया, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर होगा, आप मानिए वो गेहूं का स्टोर करेगा, एक लिमिटेड मात्रा में ही करेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर लेगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली गेहूँ खराब हो जाएगा या फिर आग लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, कहीं से कोई बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाता था, तो असमानताएं भी ज़्यादा नहीं होती थी। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से लाभ है, यानी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो एडवांटेज हो गया ऑल ऑफ दीज। अगला यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है, विच वन इज डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या चीज़ का डिफिकल्टी हुआ करता था, कठिनाइयाँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आंसर में क्या होगी, देखिए दोहरे संयोग का अभाव, यानी लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसिडेंस ही है ना यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर आपको गेहूं की ज़रूरत, मतलब आपके पास अगर गेहूं है और चावल की ज़रूरत है, अब दूसरे व्यक्ति के पास गए और उसको मतलब आपके गेहूं की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आपसे क्यों बदलेगा सामान, उसको चाहिए होगा एक बकरी, तो आप बकरी उसको दोगे तब वो आपको चावल देगा। लेकिन आपको ज़रूरत है चावल, लेकिन आपके पास गेहूँ है, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं, एक संयोग भी बोल सकते हैं कि अगर हाँ लक है आपके पास तो आप गए और उसको भी वही चीज़ की ज़रूरत थी जो आप देने जा रहे हैं, और आपको भी वही चीज़ ज़रूरत है जो उसके पास है, तो आपस में बदल लिए सामान। उसके बाद वस्तु विभाजन में कठिनाई, जैसे अगर मान लीजिए आपको लेना है क्या चीज़, मतलब एक गाय, मतलब मान लीजिए आपके पास एक बकरी है, ठीक है, एक बकरी है और आपको लेना है चावल और कुछ आपको लेना है कपड़ा। आप कैसे लोगे, मतलब बकरी को 2 टुकड़ा बांट के एक दुकानदार को आप चावल वाले को थोड़ा दे दोगे और एक कपड़े वाले को दे दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो वस्तु विभाजन में भी कठिनाई होती थी, आप समझ रहे हैं ना, सारे ऑप्शंस आप समझ रहे होंगे, तो ये सब याद हो जाएगी आपको, अभी देख लेना तुम। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सामान्य मूल्य मापक का अभाव। कैसे आप अनुमान लगाओगे कि एक बकरी का कीमत यही होगा, एक बकरी का कीमत, मतलब एक बकरी का कीमत बस 4 किलो चावल होगा, ऐसे कैसे आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, मुद्रा तो था ही नहीं। तो उस समय ये चीज़ अनुमान लगाना कि उसका मूल्य क्या होगा, उसका हम मूल्य क्या रखें, मतलब उसका हम क्या वैल्यू लगा सकते हैं उस बकरी का, या फिर हमारे पास 1 किलो गेहूं है तो उसका हम क्या कीमत लगाएं, कैसे क्या लगाएं, कितने 1 किलो गेहूं देंगे तो कितना चावल मिलेगा, इसका अनुमान, मतलब वो चीज़ जो है ना, उस चीज़ का अभाव था, ये तो बोल सकते हैं। लेक ऑफ ये जो है मेजर सही तरीके से कोई भी नहीं लगा पाता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए अभी हम ज़्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं करना सही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम टाइम में आप लोग नहीं देख पाएंगे, तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझाते हैं। मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है, देखिए यहाँ पे विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली बोला जा रहा है कि मनी जो है कैसे इवोल्यूट हुआ, धीरे धीरे चेंज आया उसमें। देखिए सबसे पहला क्या था, पहले हमारे पास वस्तु मुद्रा थी, उसके बाद हमारे पास धातु मुद्रा आई, सिक्का वगैरह, उसके बाद पत्र मुद्रा आया, मतलब ये कागज़ पे, फिर आया हमारे पास साख मुद्रा, क्रेडिट। अब आजकल देख रहे हैं ना कि क्रेडिट कार्ड, वो हालांकि एक्सप्लेन अभी नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं। देखो अभी क्या है कि अभी के समय में क्रेडिट अब आया है, नया मुद्रा क्रेडिट। आपका क्रेडिट अगर अच्छा होगा, आप सही से ट्रांजेक्शन्स करते होंगे, तो आपको 2 लाख का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। मतलब आप शॉपिंग पहले कर लो, बाद में इंस्टॉलमेंट पे पैसा आप चुकाते रहना, या फिर बाद में आप चुका देना। तो आजकल ये भी मुद्रा बन गई है, तो यहाँ पे ऐसे करके इवैल्यूएट हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, 4 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 5 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। तो ये बोले हैं कौन, ये बोले हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हार्टले विदर्स। तो यहाँ पे ये जो है
बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर, और बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए आपके एग्जाम में भी सवाल आ सकती है, सब्जेक्टिव में भी, कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का। तो ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब प्राइमरी फंक्शंस में क्या इंक्लूड होती है, ये यहाँ पे सवाल है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए विनिमय का माध्यम होता ही है, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा एक्सचेंज, ये तो होता ही है। और उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मूल्य का मापक, कोई भी चीज़ों का वैल्यू लगा पाते हो। तो ये इसका प्राथमिक कार्य होता है मुद्रा का, यानी प्राइमरी फंक्शन होता है मनी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 6 का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 7 नंबर, और इसमें यहाँ पे है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो देखिए सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मतलब जो हमारे पास जो है गौण कार्य जो क्या है, तो गौण कार्य में हमारे पास आती है स्थगित भुगतान का माप, मतलब जो डिफर पेमेंट है वो किया जा सकता है। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है मूल्य हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाती है। हु सेड इट, कौन ये बोले हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी मार्शल। ऑप्शन नंबर सी मार्शल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हम कभी इंग्लिश में पढ़ देंगे, कभी हिंदी में पढ़ देंगे, क्योंकि दोनों में पढ़ेंगे बहुत लेंथी वीडियो होगी। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में करने के लिए और अच्छे से समझाएंगे। अभी देखिए 9 में है मुद्रा का कार्य क्या है, मतलब द फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी का फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। तो देखिए विनिमय का माध्यम होता ही है, मूल्य का मापक यानी मेजर ऑफ वैल्यू होता ही है, उसका स्टोर ऑफ वैल्यू होता ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, और देखना आपको सारे क्वेश्चंस याद हो रहे होंगे अगर आप सही से थोड़ा बहुत दिमाग इधर लगा के कंसंट्रेट करके देख रहे होंगे। तो मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, मतलब द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड, मनी के फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़, देखिए मूल्य निर्धारण करना मुद्रा का कार्य है ही, मूल्य संचित करना ये है ही, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना यानी मीन्स ऑफ एक्सचेंज ये तो है ही। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुद्रा के कार्य को सम्मिलित में सम्मिलित क्या है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 11 नंबर, इसमें है मुद्रा वह धातु है, मनी इज ए मैटर विच इज, जो मूल्य का मापक हो, मतलब मेजर ऑफ वैल्यू हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किए जाए, उसके बाद जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चीज, डी सभी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा वह धातु है जो यहाँ पे इस तीनों को फुलफिल करे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय क्या है, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन्स। तो मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है क्या चीज़, बैंक में जमा राशि, मतलब जो मनी डिपॉजिटेड है बैंक में वो उसके जनता के पास उपलब्ध रुपए है, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, मतलब जनता के पास भी जितना पैसा उपलब्ध है वो भी, उसके डाकघर में जमा बचत खाते की राशि यानी डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो उस तीनों के पास जितना भी पैसा है उससे हम आशा करते हैं क्या चीज़, वो हम उसका मतलब हुआ मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 13 यानी 13वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है विनिमय का माध्यम है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विनिमय का माध्यम तो है ही, लेकिन यहाँ पे है कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये मुद्रा का कार्य है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। बाकी आगे देखिए मूल्य संचय मुद्रा का कार्य है, लेखा की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी मुद्रा का कार्य है। तो यहाँ पे बस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन है, मतलब सॉरी 14वां क्वेश्चन है आपके सामने है, और इसमें क्या है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, देखिए प्राइमरी फंक्शन होता है सबसे पहला जमाए स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जब तक आप बैंक को पैसा बैंक में जमा नहीं करोगे बैंक कैसे चल पाएगा। उसके बाद ऋण देना,
एडवांसिंग लोन्स, इसी के जरिए तो मतलब कमाते हैं बैंक्स। और साख निर्माण, आजकल क्रेडिट क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई है बैंकिंग सिस्टम के लिए। क्रेडिट कार्ड लोग पैसा लेते हैं, टाइमली चुका नहीं पाते हैं, उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक्स, तो इस सब से बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो ये एक बहुत ही मतलब प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, 14 का करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों हो जाएगी। तो अगला यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक द्वारा क्या चीज़ एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, देखिए चालू जमाएं, करंट डिपॉजिट तो लेती हैं बैंक, सेविंग डिपॉजिट भी लेती है, उसके बाद टाइम डिपॉजिट भी लेती है यानी साबित जमाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 16 नंबर, इसमें यहाँ पे है व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में किस प्रकार का ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में किस प्रकार के ऋण देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय कमर्शियल बैंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 16 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, नगद साख यानी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम यानी लोन एंड एडवांस, ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 17 नौ क्वेश्चन है यहाँ पे क्या चीज, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक का जो है सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए एजेंट के रूप में कार्य करना है ही, एजेंसी फंक्शन उसका है ही। उसके बाद आगे यहाँ पे है सामान्य उपयोगिता का कार्य, ये तो है ही। उसके बाद सामाजिक कार्य, बिल्कुल बैंक को अगर वो सोशल फंक्शंस के बारे में नहीं सोचे तो कैसे होगी, लोग उसमें उसको पैसे जमा करते हैं, उसको हेल्प मिलती है, बैंक उससे प्रॉफिट कमाती है, तो बैंक को भी चाहिए होगा कि वो भी समाज के बारे में सोचे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 17 का। अगला सवाल यहाँ पे है 18वां क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्हाट इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक्स, तो यहाँ पे देखिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्ट एज ट्रस्टी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति से पैसा आप वसूलने जाते अमृतसर, आप बिहार से जाते पटना से आप जाते हैं अमृतसर, ठीक है, बिहार के कोई भी शहर, मान लेते हैं पटना से आप जाते हैं अमृतसर, क्या चीज़ के लिए, पैसा वसूलने, तो आप खुद जाने में आपको टाइम लग जाएगी। तो इसलिए आप क्या सोचे कि आपके नज़दीकी बैंक को बोले भैया ये मेरा मतलब यहाँ पे जो है ना पैसा उससे लेना है, तो ये जो है तुम ले जाओ बिल और उससे जाके पैसा ले लेना। तो बैंक बोला ठीक है भाई, हम तुम्हारा तो एजेंट है ही, एजेंसी है ही, तो हम वही काम करते हैं, जा रहे हैं उससे पैसा हम ले लेंगे। और बैंक क्या यहाँ का बैंक जाएगा, नहीं, उस अमृतसर शहर में जो भी बैंक होगा वो जाएगा, उस व्यक्ति से पैसा लेगा और फिर यहाँ पे उस बैंक को मिल जाएगी। और बैंक यहाँ पे क्या करेगा, बिल लेते समय तुरंत ही उस व्यक्ति को पैसा दे देगा कि हाँ ठीक है भाई, हम तो उससे पैसा अगर 10 लाख है तो हम वसूल लेंगे ही। तो बैंक बोला भाई ठीक है, तुम 9,80,000 रुपया तुम हमसे ले लो, बात खत्म करो, ये बिल हम अपना जाके ये जो है रिडीम करवा लेंगे। तो ऐसा, इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको समझ में आएगी जब आप सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, और आइदर आप अगर आर्ट साइड से हो तो आपको इस सब के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना होगा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना होगा आगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 19 नंबर 19वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, साख गुणक होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली आप याद रखिए इसको, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/CRR। देखिए ये पढ़ाएंगे अगर तभी जाके ये समझ में आएगी क्यों है, तो इसलिए याद रख लीजिए 19 का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम पूरे इतना बता नहीं पाएंगे। अगला यहाँ पे क्या है 20वां क्वेश्चन, क्या है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है। देखिए साख मुद्रा का विस्तार कब होगा, जब क्रेडिट मनी कब इंक्रीज होगा, वैन CRR उस समय क्या होगा, नगद कोष अनुपात जो कैश रिजर्व रेशियो है उसमें क्या होगा। देखिए एक नॉर्मल इंसान के रूप में ही आप सोच के देखिए कि साख मुद्रा का विस्तार उसी समय होगा जब लोगों के पास पैसा
की कमी होगी, लोगों के पास पैसा की कमी होगी, कैश की कमी होगी, उस समय लोग ज़्यादा साख लेना चाहेंगे, ऋण लेना चाहेंगे। लोग के पास ऑब्वियसली पहले से पैसा है तो वो ऋण क्यों लेगा, बात तो सही है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो साख का विस्तार तभी होगा जब नगद कोष अनुपात कम होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 21 नंबर है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम ऑब्वियसली सबको पता होगा, 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास सबको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 22 नंबर, इसमें क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या है, कौन सा यहाँ पे जो है लाइन जो है वो ट्रू है सेंट्रल बैंक के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पे देखिए केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही बात है। मतलब यहाँ पे ये जो है सेंट्रल बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ऑनरशिप जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद जो है केंद्रीय बैंक देश का बैंकिंग प्रणाली का संचालक होता है, रेगुलेट करता है वो बैंकिंग सिस्टम को केंद्रीय बैंक। जो कि केंद्रीय बैंक हमारे पास अभी कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा केंद्रीय बैंक है। और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या चीज, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। हाँ, मेरे कुछ गोगा बच्चा होंगे, मतलब जो उतना नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वो अभी क्या सोचेंगे, देखो यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अरे यार, सेंट्रल बैंक के बारे में पूछ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो नहीं है, स्टेट बैंक। हाँ देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछ रहा है ना, तो यही तो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन कितना बेकार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में है वही ऑप्शन में दे देता है, तो ऐसे होता है। तो ऐसे कुछ बच्चा होंगे जो सेंट्रल बैंक को मार देंगे, लेकिन गलत है ये होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है, केंद्रीय बैंक में निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं, मतलब विच ऑफ द फंक्शन बेस ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो देखिए नोट का निर्गमन का अधिकार इसको है, सरकार का बैंकर ये कहलाता है, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट या बैंकर टू द गवर्नमेंट ये कहलाता है। उसके बाद विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करता है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 25 नंबर है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इशू की जाती है वो है चलन मुद्रा यानी करेंसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या चीज, करेंसी। ऑप्शन नंबर ए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 26 नंबर में बोला जा रहा है क्या चीज, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है कीमत स्थिरता को स्थापित करना, यानी प्राइस स्टेबिलिटी रखना। उसके बाद विदेशी विनिमय दर में स्थिर रखना, यानी स्टेबलाइज करके रखना किसको, एक्सचेंज रेट को। उसके बाद उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि का उपाय करना, मतलब हम जो प्रमोट करेंगे किसको, फंक्शंस एंड एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विच वन इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंक को ऋण देने को तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पे है बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, मतलब बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होती है। उसके बाद बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, यानी बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे ये हो जाती है। तो सभी कथन सही ही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन को आप दोबारा वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है 28 नंबर, इसमें यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है, विच इज नॉट ए क्वांटिटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
28 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज बी, नैतिक दबाव। देखिए यहाँ पे साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय क्या नहीं हो सकता है, तो आप किसी पे मॉरल दबाव तो नहीं दे सकते हो ना। आप बैंक रेट के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन CRR, इस सब के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन आप किसी पे दबाव नहीं दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 29वां क्वेश्चन यहाँ पे है क्या चीज, व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल के रूप में रखना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है क्या चीज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जो उसको रखना पड़ता है, हर बैंक को, एवरी बैंक को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट्स रखना होता है, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं SLR, यानी सांविधिक तरल अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR इसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 30 नंबर, कुछ देर और बने रहिए, ये चैप्टर कंप्लीट करके ही आप जाइए। इतने क्लासेस, इतने क्वेश्चंस को देख लिए, थोड़ा और देख लीजिए। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहती है इससे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1935 में, 1935 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर, मौद्रिक नीति का संबंध है मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, खुले बाजार की क्रियाओं से, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से मौद्रिक नीति का संबंध है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 32 नंबर, 31 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो गई। 32वां क्वेश्चन है, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इशू पेपर करेंसी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इशू पेपर करेंसी ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा है जो पेपर करेंसी को इंडिया का अपने कंट्री में मतलब क्या करती है, इशू करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक हो जाएगा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये जो हमारा CBI बैंक है ये नहीं, बल्कि RBI के बारे में बोला जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि वो हमारा अभी सेंट्रल बैंक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 33 नंबर, इसमें है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बैंक रेट। ऑप्शन नंबर ए बैंक दर के जरिए, यानी बैंक रेट के माध्यम से केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, यानी क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और इसके बारे में डिटेल से एजुकेशन बाबा ऐप पे कोर्स में जो पढ़ाए हुए हैं, ऑब्वियसली अगर आप देखे हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको सब समझ में आ रहा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, और हाँ, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं कोर्स, अगर पसंद आ रही हो तो ऑब्वियसली आप रिकमेंड करिए और भी अपने दोस्तों के साथ। अगला यहाँ पे देखिए 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण का गुणक विधि है। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे सवाल है 35 नंबर, इसमें है मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, यानी द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। पढ़िए ऑप्शन थोड़ा सा, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी। तो ऑल ऑफ द यहाँ पे इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन और रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 36 नंबर, इसमें है मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है, नियमन कौन करता है, हु रेगुलेट मनी सप्लाई। तो देखिए ये करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 36 का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 37 नंबर है, 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या चीज, नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो नरसिम्हम कमिटी का संबंध जो है किससे है, विथ विच नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू। तो देखिए ये हो जाता है बैंकिंग सुधार से रिलेटेड, यानी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड ये जो है कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, ये बनाया गया है। ठीक है, ये समिति बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 38वां क्वेश्चन है, दूसरी नरसिम्हम समिति का गठन
किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 1998 में। दूसरी नरसिम्हम समिति यानी इन विच ईयर द सेकेंड नरसिम्हम कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 39वां क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? बैंकिंग ये जो है लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष हुई, अनाउंस किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1995 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 39 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 40वां क्वेश्चन है, इसमें है बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विच वॉज इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन स्कीम, तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। और ये क्यों होगा? देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए सहायक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है सभी अनुसूचित बैंक है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया? तो इन सबको शामिल किया गया है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 41वां क्वेश्चन है बैंकों के ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कमिटी जो है जिसको कंस्टिट्यूट किया गया इसके बैंक के ग्राहक के सुधार के लिए, मतलब ग्राहक सेवा सुधार के लिए, ग्राहक को ज़्यादा सेवा मिले इसके लिए? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गायपोरिया समिति, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 42वां क्वेश्चन है, इसमें है सार्वजनिक क्षेत्र में कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन सा फॉर राइवल एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ वीक बैंक्स ऑफ पब्लिक स्ट्रक्चर विच कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड? तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गायपोरिया समिति। यहाँ पे गायपोरिया कमेटी यहाँ पे बहुत ही क्या हो जाएगा ये गठन किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनके पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोग जोश में पढ़िए। अभी यहाँ पे चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इसका यहाँ पे नाम क्या है, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है थोड़ा सा ये देख लीजिए। यहाँ पे है भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने का दिशा निर्देश घोषित किया। आरबीआई अनाउंस द गाइडलाइन टू इशू लाइसेंस टू न्यू बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 22 जनवरी 1993 यानी जनवरी 22 1993 को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 43 का ऑप्शन नंबर ए। 22 जनवरी 1993 को यहाँ पे ये हुआ था, मतलब आरबीआई जो है वो पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किया। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर में मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, कहीं से कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे ना सब हम लोग प्रॉपरली देख चुके हैं। बाकी जिन लोग को तैयारी अभी तक नहीं है, क्या कर रहे हो आप, जाओ एजुकेशनल ऐप से तैयारी करो। 499 फीस मायने नहीं रखती है। जब आप अपना पूरा 100 मार्क्स आप अपने एग्जाम में ले आओगे वो आपको बहुत मायने रखेगी, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि 100 मार्क्स के लिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ों को। बाकी देखिए और भी क्लासेस अभी यूट्यूब पे आएगी, अभी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे क्लासेस आएगी, तो बस उसके लिए आप लाइक कर लीजिए, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यहाँ पे ये क्लास जो है आपको कैसा लगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।